हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये आप जानते हैं कि इस समय हम मौर्य काल में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। एक तो कृषि के बारे में बताया था, आपको पशुपालन और वन के बारे में बताया था, आपको उद्योगों के बारे में बताया था, और श्रेणियों के बारे में बताया था कि किस तरह से अलग अलग शिल्पकार कारीगर जो अपनी श्रेणियां बनाया करते थे। और आज जो कुछ पॉइंट्स हम लेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उसमें सबसे पहला है व्यापारिक नियम, ट्रेड रेगुलेशंस। तो देखिए, मौर्य शासकों ने अपने व्यापार को उन्नत करने के लिए बहुत से नियम बनाए, व्यापारिक नियम। और इन नियमों का पालन करना ये अनिवार्य होता था। ठीक है, व्यापारियों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। और अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता था, अगर इन नियमों का कोई पालन नहीं करता था, तो उसको उचित दंड दिया जाता था। एक तो देखिए, वस्तुओं के मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। यानी जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी कि किस चीज़ का कितना प्राइस होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के रेट के अनुसार होता था उसमें। जैसे आज के टाइम में मान लो कोई राशन लेने जाता है, तो राशन की जो दुकान है उस पे गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित रेट जो है वो फिक्स होता है। ऐसे ही जैसे मान लो आपके परिवार में से कोई फौज में है, तो आप जानते हैं कि फौजियों की को एक सेवा मिलती है, कैंटीन की सेवा, और उसमें हर एक चीज़ के जो रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। उसमें आप कोई बार्गेनिंग नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं। तो वस्तुओं का मूल्य जो है निश्चित कर दिया गया। माप तोल के जो पैमाने होते थे वो भी सरकार की ओर से जारी किए जाते थे। जो माप तोल के पैमाने, मतलब माप तोल के बाट वगैरह जो होते थे, उस समय बाट चलते थे। आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीन होती है मापने के लिए, वेइंग करने के लिए, वजन मापने के लिए। तो उस समय माप तोल के जो बाट होते थे वो सरकार द्वारा ही जारी किए जाते थे। और व्यापारियों को जो मिलने वाला प्रॉफिट होता था, जो लाभ होता था, वो भी सुनिश्चित किया गया था कि जो देशी माल होगा उस पर 5% वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो विदेशी माल होगा उस पर 10% प्रॉफिट के रूप में वो ले सकते हैं। मतलब उनको अधिकार ही इतना था, इससे ज़्यादा का था ही नहीं। और जैसे पैसा, कर्जा जो लिया जाता था, कर्जे के रूप में ली गई राशि पर भी जो ब्याज होता था वो भी सरकार की ओर से निर्धारित किया जाता था। मतलब सब कुछ जो है स्टेट कंट्रोल किया करता था। चाहे वो वस्तुओं के मूल्य हो, चाहे वो ऋण पर, ठीक है, जो लिए गए ऋण पर ब्याज हो, चाहे माप तोल के पैमाने हो, ठीक है, सब कुछ सरकार की, चाहे ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो सब कुछ सरकार जो है सुनिश्चित किया करती थी। अच्छा, इसके अतिरिक्त तस्करी करने वालों को, मिलावट करने वालों को, या घटिया माल को बढ़िया बनाकर बेचने वालों को, या कम तोलने वाले को जो है बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। तो इन सब नियमों के कारण मौर्य काल में व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो देखिए, मौर्य काल में आंतरिक व्यापार भी होता था, देशी व्यापार भी होता था, और वो काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। इसका कारण क्या था? इसका बहुत से कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि उस समय भारत राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था इंडिया का। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे सम्राटों ने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध रखा था। दूसरी बात यह कि साम्राज्य में चारों ओर शांति व्यवस्था स्थापित थी। व्यापार वाणिज्य तभी वृद्धि कर सकता है जब स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा हो, शांति व्यवस्था स्थापित हो। और इस काल में सबसे बड़ा जो फैक्टर था ट्रेड के प्रॉस्पेरिटी का, वो था कि
उस समय राजमार्गों का जाल बिछा हुआ था, सुव्यवस्थित मार्ग बने हुए थे और इन सब मार्गों में मील पत्थर गड़े हुए थे, माइलस्टोन्स। व्यापारियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर विश्राम गृह बने हुए थे इन मार्गों में। ठीक है, राजमार्गों और व्यापारियों की सुरक्षा सरकार का जिम्मा होता था। सरकार सुरक्षा प्रदान किया करती थी व्यापारियों को। देखिए, व्यापारी तब तो ये भय रहता था ना कि कहीं काफिले जा रहे हैं और काफिलों पे डाकुओं का हमला हो गया तो वो तो लूट के ले जाएंगे। तो सरकार द्वारा सुरक्षा जो है प्रदान की जाती थी व्यापारियों को, काफिलों को। उस समय जो व्यापार होता था वो जल मार्ग से भी होता था, थल मार्ग से भी होता था। अगर हम थल मार्ग की बात करें तो मौर्य काल में कुछ प्रमुख राजमार्ग थे। जैसे पहला जो राजमार्ग था वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला को जोड़ता था। अब पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि आज का जो पटना है वो प्राचीन काल में उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो आज बिहार की राजधानी है। बिहार को पहले मगध राज्य कहा जाता था। तो जो पहला राजमार्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला, तक्षशिला आप जानते हो पाकिस्तान में है, गांधार पाकिस्तान में। तो वो इतनी लंबी रोड थी, बताया जाता है कि लगभग 2100 किलोमीटर लंबी रोड थी। इसे राजकीय मार्ग बोला जाता था, द रॉयल रोड। जैसे आज के टाइम में हाईवेज बने हुए हैं ना, जैसे नेशनल हाईवे बने हुए हैं, ये जीटी रोड जो आपके सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और उधर कलकत्ता से अमृतसर तक जाती है, तो ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूसरा मार्ग जो था उस समय पाटलिपुत्र से प्रयाग होता हुआ उज्जैन जाता था। मतलब बिकॉज पाटलिपुत्र वॉज अ कैपिटल एट दैट टाइम, पाटलिपुत्र तो राजधानी हुआ करती थी ना, तो राजधानी से प्रमुख जो शहर है वो जुड़े हुए थे। खासकर जो प्रांत है, देखो तक्षशिला आप जानते हो कि वो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय। इसी तरह उज्जैन, ये पश्चिमी प्रांत की राजधानी होती थी, उज्जैन या उज्जैनी। तो उज्जैन को जोड़ता था, ये प्रयाग होते हुए जाता था। प्रयाग वाज आल्सो एन इम्पोर्टेंट, यू कैन से ट्रेड सेंटर एट दैट टाइम। और तीसरा मार्ग जो है वो पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जोड़ता था समुद्री व्यापार के लिए। ताम्रलिप्ति जो है ना, ये आज के बंगाल में है और ये बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी से व्यापार हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि जल थल दोनों मार्ग से व्यापार हुआ करता था। तो ये जो मार्ग है ये थल मार्ग बंदरगाह को जोड़ता था। ठीक है, इन जल मार्गों में जहाजों का, बड़े बड़ी नौकाओं का प्रयोग किया जाता था। उस समय जो प्रमुख व्यापारिक नगर थे, जैसे तक्षशिला का तो नाम मैंने आपको बताया, उज्जैन, काशी, प्रयाग, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, ये जो है उस काल के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर हुआ करते थे। और भारत का व्यापार, अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो सीरिया, मिस्र, यूनान, रोम और श्रीलंका, बर्मा, ईरान जैसे देशों के साथ हुआ करता था। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था? एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो विदेशों को हीरे, मोती, सुगंधित वस्तुएं, मसाले, सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत का जो सामान होता है, लकड़ी का सामान, औषधियाँ, ठीक है, नील, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था अन्य देशों में। और अन्य देशों से यानी विदेशों से सोना और लग्जरियस जो आइटम होते हैं, यानी विलास की जो वस्तुएं हैं, सोना, चांदी और जो कीमती पत्थर होते हैं यानी मूल्यवान रत्न जो होते हैं, रेशम, सिल्क जैसे चाइना के साथ, और शराब, ये इंपोर्ट किया जाता है यानी आयात किया जाता है। आयात मतलब आया, ऐसे याद रखो। निर्यात मतलब गया, आना मतलब आयात, ऐसे याद रख लीजिए आप। तो मौर्य काल में जो विदेशी व्यापार था वो भारत के पक्ष में था। आई मीन इंडिया हैड अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। देखिए, जब निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है तो व्यापार में हमेशा फायदा होता है। ठीक है,
जब निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो तो ट्रेड जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो उस देश के पक्ष में नहीं होता। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन तभी पॉजिटिव होता है, तभी अच्छा होता है कि जब निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था ये पूरा हो गया है। मतलब सोशल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वी हैव कवर्ड बोथ। ठीक है, अब एक एस्पेक्ट है मौर्य काल में और वो है मौर्य कला। मौर्य कला के बारे में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मौर्य काल में कला पर निबंध लिखिए, या मौर्य काल में कला की क्या स्थिति थी। तो देखिए, मौर्य काल में कला और भवन निर्माण कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर देखा जाए तो भारतीय कला का आरंभ जो है वो मौर्य काल से ही होता है। अब आप कहोगे कि मौर्य काल से पहले इतना लंबा समय निकल गया। ठीक है, हमने सिंधु घाटी के बारे में भी पढ़ा, वैदिक काल के बारे में भी पढ़ा। तो कला क्या वैदिक काल के समय में विकसित नहीं थी या सिंधु घाटी में विकसित नहीं थी? तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को छोड़कर बाकी जितनी भी अन्य काल की जो कलाकृतियां बनी हुई हैं वो कलाकृति ज़्यादातर काष्ठ या काठ यानी लकड़ी की बनी हुई है। और लकड़ी की जो बनी हुई कलाकृतियां हैं वो समय के साथ नष्ट हो गई। आप जानते हैं कि लकड़ी कुछ बरस टिक जाएगी लेकिन इम्पेरिशेबल वो नहीं है, उसको पेरिश तो होना है। लकड़ी की भी म्याद होती है, समय के साथ वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो क्या था कि वो काठ की जो कलाकृति थी वो समय के साथ नष्ट हो गई। लेकिन मौर्य शासकों ने लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग आरंभ किया। उन्होंने पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया, इसलिए वो कलाकृति सेफ रह गई, हमारे को आज उपलब्ध है। वो अशोक के काल की जो कलाकृतियां हैं वो आज भी हमें उपलब्ध है, क्योंकि उसने लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और पत्थर नेचुरली जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है रादर देन लकड़ी। तो यही कारण है कि आज हमें मौर्य कला के हम मतलब दर्शन कर सकते हैं। मौर्य काल में जो नगर थे, राजमहल थे, स्तूप बने, स्तंभ बने जैसे अशोक ने बनवाए थे, गुफाओं में जो है कला का प्रदर्शन हुआ, मूर्ति कला, आभूषण बनाने की कला का हमें वर्णन मिल जाता है। ठीक है, पहले तो ये बात। अब एक्चुअली जो है कला किस प्रकार से विकसित हुई, सबसे पहले हम लेंगे नगरों की स्थापना, नए नगरों की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ न्यू टाउन्स। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, उसने पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, तो उसको बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित और भव्य नगर में तब्दील किया। आप देखिए, एक जो हमें वर्णन मिलता है मगैस्थनीज का, इंडिका में जो लिखता है, वो लिखता है कि पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर था, द लार्जेस्ट सिटी दैट वाज प्रेवलेंट एट दैट टाइम। पाटलिपुत्र वॉज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, 3 नदियों के बीच में स्थित था, गंगा, गंडक और सोन। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज जल दुर्ग, वाटर फोर्ट, कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो। इट वॉज सराउंडेड बाय रिवर्स। ठीक है, और पाटलिपुत्र की जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी जो लंबाई थी इट वाज 13 किलोमीटर्स। उस समय स्टेडिया जो है, मैगस्थनीज जो है ना, वो यूनानी लैंग्वेज यूज़ करता है, स्टेडिया बोलता है। 80 स्टेडिया होते थे, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 13 किलोमीटर बैठते हैं। 13 किलोमीटर लंबा और 15 स्टेडिया उसकी चौड़ाई होती थी, यानी लगभग 2.25 किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती थी। इतना बड़ा नगर था ये पाटलिपुत्र। इट वॉज समवट रेक्टेंगुलर, चतुर्भुज के समान था। और नगर जो है वो चारों तरफ से लकड़ी की एक दीवार से घिरा हुआ था, फोर्टिफाइड सिटी थी।
ठीक है। बाकी इसका मौर्य काल में कला का वर्णन फिर हम अगले लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।